चलिए देखिए इधर, पिछला दिन आप पढ़ रहे थे रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। ए नंबर एससी वाला बात हो गया था, समझा तो शायद पूरा दिए थे, खाली बस उसको लिखना बाकी है। लिखेंगे फॉर बीसीसी। शांत हो जाइए। बीसीसी में कौन बीसीसी में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टच में रहता है? दो अपोजिट डायगोनल कॉर्नर और एक बॉडी के सेंटर में है। बाकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आठों कॉर्नर्स पर रहते हैं और एक बॉडी के सेंटर में रहता है। लेकिन उस सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यदि दिखाया जाए तो फोटो बहुत अटपटांग दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम सिर्फ उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं जो टच में रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्यूब बनाना होगा। मान लेते हैं इस क्यूब का ये जो साइड है ये ए है। हमेशा हम ए ही रखेंगे इस चैप्टर में। स्मॉल ए हमेशा साइड ऑफ क्यूब को इंडिकेट करेगा। यूनिट हो सकता है अलग अलग मिले। बॉडी सेंटर्ड यदि है तो एक बॉल बिल्कुल बॉडी के सेंटर में बीचों बीच होगा। तो हम उस बॉल को मान लीजिए इस तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बॉल इस कॉर्नर पर और एक बॉल होगा इस कॉर्नर पर। थोड़ा अलग अलग जरूर दिख गया लेकिन मोटा मोटी ऐसे ही रहता है। इस तरह से। अब यहां से यहां तक का पॉइंट यदि हम देखें तो इसमें बताइए टोटल कितना आर आ रहा है? एक आर इस बॉल का, ये पूरा डायमीटर यानी 2r यहां और एक आर यहां। यदि साइड ऑफ क्यूब ए है तो ये जो क्यूब का डायगोनल है कितना होगा? √3a। यानी इस पूरा लेंथ में, मतलब ये जो 4r है वह कितना लेंथ में कवर कर रहा है? √3a में। तो यहां से r बराबर हो जाएगा √3a/4। यदि आप इस बात को समझ गए कि कैसे हुआ तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो सीधा रट लीजिए तीनों का फॉर्मूला। सिंपल क्यूबिक के लिए r बराबर a/2 होता है, बीसीसी के लिए √3a/4 होता है और एफसीसी के लिए a/2 √2 होता है, या उसी को √2a/4 भी आप कह सकते हैं। हालांकि उसका कंसेप्ट हम दे रहे हैं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो याद करने से भी काम चल जाता है। समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ऐसे तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है, बस अंतर यही है। तो बीसीसी को लिख लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे एफसीसी पर। एफसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 60 कॉर्नर्स पर होता है और सभी 6 फेस के सेंटर में होता है। तो वहां पर टच में कौन कौन बॉल रहता है? किसी एक फेस का अपोजिट कॉर्नर का बॉल और जो फेस के सेंटर में है वो बॉल। तो यदि आपका ये लिखा हुआ हो गया हो फॉर बीसीसी तो आप सी नंबर लिखिए फॉर एफसीसी।
जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच में आ रहा है सिर्फ उसी को हम लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम a मान रहे हैं, और मान लीजिए कि हम ऊपर वाला फेस को पकड़ते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर वाले फेस में कहाँ कहाँ पर होगा? इस कोना पर, इस कोना पर, इस कोना पर, इस कोना पर और इस फेस के बीचों बीच। यदि इस बॉल को, इस सारे बॉल को फैला दिया जाए, जैसा कि कल आप वीडियो में देखे भी थे, तो इसका जो कुछ शेप दिखेगा ये कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरह से होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दीजिए तो इसमें टोटल कितना आर इन्वॉल्व होता है? 4। यहां तक 1 आर, इसमें पूरा डायमीटर यानी 2 आर, और यहां से लेकर यहां तक 1 आर। अब बताइए यदि ये लेंथ a है तो ये लेंथ कितना होगा? √2a। √2a कैसे होगा? आप याद कीजिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड यदि a है तो इसका डायगोनल कितना होगा? ये √2a। इसका तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आप रखते हैं। और ये √2a कितना भाग में बटा? 4 भाग में। 4 को r में न बटा। अच्छा आप ये बताइए कि इसमें कहीं कोई गैप भी होगा क्या बीच में? गैप रहता तो फिर हम चुनते ही नहीं उसको। गैप रहता तो फिर कुछ न कुछ लेंथ घट जाता या बढ़ जाता। तो हम उसी चीज को पकड़ रहे हैं जहां पर बिल्कुल टचिंग पॉइंट में है, कहीं पर कोई गैप नहीं है। तो ऐसी स्थिति, अच्छा इसमें बॉल इतना ही नहीं है, बॉल अभी और बहुत सारा है, लेकिन जो टच में है सिर्फ उसी को दिखाया गया ताकि फिगर आपको समझ में आए। पूरा दिखाइएगा तो फिर बाद में इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो टोटल लेंथ है ये है √2a, और इसमें 4r है। तो 4r बराबर क्या लिखेंगे? 4r इज इक्वल टू √2a। यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा √2a/4। इस फॉर्मूला को चाहें तो आप ऐसे लिखें, देखिएगा बुक में ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और नहीं तो और करके आपको ये लिखा हुआ मिलेगा r बराबर a/2√2। समझ में आया कि ये कैसे लिखा हुआ है? 4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 2। √2 से √2 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2√2। ऊपर बचेगा सिर्फ a और नीचे बचेगा 2√2। तो फॉर्मूला यहाँ से ही आएगा। तो ये दोनों रूप में लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार जो अभी आप पढ़ रहे थे ये था इसका तीसरा और लास्ट। तो SC का फॉर्मूला आया a/2, BCC का आया √3a/4 और FCC का आया a/2√2 या √2a/4। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए यही चीज अभी वीडियो में दिखाया गया था, और ये वीडियो आप शायद कल देखे भी थे। देखिए तो ये FCC है, और इस FCC में इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब देखो इसको ऐसा देखने पर हमको क्यूब नहीं समझ में आता है कि वास्तव में ये क्यूब है या नहीं। तो सेंटर टू सेंटर मिलाइए या फिर अगल बगल से काटिए। देखिए इसको काट के क्यूब बना देगा। अब देखिए अब ये क्यूब आपको दिख रहा है। अच्छा बताओ किसी का सेंटर भी लेके भागा है? सेंटर तो अपने स्थान पर है, तो सेंटर से सेंटर में ही हम लोग 3 डायमेंशनल पैटर्न ढूंढते हैं। कैसा दिख रहा है आपको? क्यूबिक। अब आप इसका कोई एक फेस पकड़ लो, जो फेस तुमको सामने सामने दिख रहा हो उस फेस की बात करो। देखो एक कोना ये है, एक कोना ये है, पीछे वाला कोना ये है, ये कोना ये है। इससे भी स्पष्ट इधर वाला दिख रहा है, एक कोना इधर है, एक कोना इधर है। यदि हम इस फेस को इस तरह से मिला दें, इस फेस को इस ऐसे मिला दें, इसको फेस नहीं सॉरी कॉर्नर को ऐसे मिला दें। अब बताइए कि ये जो बॉल है ये तो पूरा का पूरा ना आधा कटा हुआ, आधा अंदर है आधा कट के बाहर गया, लेकिन बॉल तो पूरा का पूरा है ये इन्वॉल्व। ये वाला जो बॉल है ये आधा इन्वॉल्व है और ये वाला बॉल भी आधा इन्वॉल्व है। यदि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक a है तो यह एक स्क्वायर है, इसमें एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, और इस पूरा डायमीटर यानी कितना आर है? 2r। तो इस तरह से आप इसमें देखिएगा तो आपको और स्पष्ट पता चलेगा कि 2r
सॉरी √2a जो है वह 4r के बराबर कैसे है। तो अब तो दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ हाँ ना नहीं बोलता है। जो बोलना चाहिए वो तो तुम लोग से नहीं निकलता है बोली बकार, और जो नहीं बोलना चाहिए उसमें तो तुम बहुत आगे रहते हो। कोशिश करो कि जो बोलना चाहिए वही बोले। देखिए अभी हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, ये एक्स्ट्रा बात है, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है टू बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का 1/2 डिस्टेंस। जैसे दो एटम, सुनना सुनना ध्यान से, दो एटम आपस में जब बॉन्ड बना ले तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का आधा जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। देखिए लिखा हुआ है इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट एटम। टू नियरेस्ट एटम या टू बॉन्डेड एटम्स आप कह सकते हैं, जो बॉन्डेड होगा वही ना नियरेस्ट होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, वैसे इसका कोई अर्जेंट यहाँ नहीं है, इस चीज़ की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लो। जिस एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला निकालना आप सीखे थे उसी एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने आपको कहा कि ये क्या है। एटम का रेडियस यदि बड़ा होगा तो एटम का साइज बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा। बढ़े आगे, सुनिए अब फिर कुछ इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि एक खाली डब्बा आपको दिया गया, उस खाली डब्बा में आपको 3 डिफरेंट साइज का बॉल का एक ढेर दिया गया। बचपन में कंचा खेले हैं गुल्ली, मान लीजिए उस साइज का बॉल है, छोटा छोटा बॉल होता है वो। टेनिस बॉल, क्रिकेट जिससे आप खेलते हैं, या टेनिस बॉल जो है वो उसका साइज ऑलमोस्ट ये होता है। और फुटबॉल ले लीजिए जिसका साइज इतना बड़ा होता है, जो प्रैक्टिकल साइज हम वही लिए। 1 करोड़ बॉल आपके पास ये है, 1 करोड़ बॉल आपके पास अलग ग्रुप में ये है, और 1 करोड़ बॉल आपके पास ग्रुप में ये है। ठीक है, मान लीजिए डब्बा भी उसी टाइप का है, बड़ा डब्बा है। अब हम आपको कहते हैं कि आप इस बॉल, मतलब इस छोटे वाले बॉल को इसमें अरेंज कीजिए और डब्बा को फुल कीजिए। जो बॉल बच जाए उसको छोड़िए, बाहर रहने दीजिए, भरिए इसको। कंचा या ये टेनिस बॉल या कोई भी बॉल स्फेरिकल शेप में होता है। आप कितना भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लो उसमें कहीं ना कहीं गैप रहना ही रहना है, वो रहेगा ही रहेगा। आपको ये बताना है कि जब आप छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रेगुलर वे में अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे तब, जब आप टेनिस बॉल को अरेंज करेंगे तब, और जब आप फुटबॉल को यानी बड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तब, आपको क्या लगता है कि अंदर का गैप हर बार समान होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज या साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर अरेंजमेंट निर्भर करता है कि अरेंजमेंट कैसा होगा। तो इसके बारे में सुनिए। साइज यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बड़ा बड़ा हो तो जनरली उसका क्रिस्टलाइजेशन SC में होता है, सिंपल क्यूबिक में होता है। क्योंकि बड़ा साइज का बॉल यदि रहेगा तो अंदर में गैप ज़्यादा रहता है, और सबसे गैप ज़्यादा रहता है सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि उसमें खाली 8 कोना पर ही ना बॉल है। बॉल यदि बहुत छोटा हो तो उसका क्रिस्टलाइजेशन जनरली होता है FCC में, क्योंकि FCC इस तीनों स्ट्रक्चर में सबसे कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे कम वॉल्यूम बचता है, जो वॉइड टाइप से होता है, जो रिक्ति टाइप का होता है, खाली जगह होता है, वो सबसे कम किस में होता है? FCC में। काहे होता है? 8 कोना पर बॉल है। टोटल बताइए ना कि एक FCC में कितना बॉल इन्वॉल्व होता है? 8 कॉर्नर पर 8 गो,
और 6 गो फेस के सेंटर पर, कितना, 8 6 14। एससी में इन्वॉल्व होता है 8 गो मात्र, हम इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। एससी में इन्वॉल्व होता है 8 गो, एफसीसी में इन्वॉल्व होता है 14 गो, तो निश्चित है कि गैप थोड़ा कम रहेगा एफसीसी के केस में। और बीच वाला तो बीच वाले केस में आएगा। बॉडी सेंटर्ड वाला, उसमें कितना बॉल इन्वॉल्व होता है, 9 ही ना, 8 कॉर्नर पर और एक बॉल जो बॉडी के सेंटर में रहता है, टोटल 9 बॉल इन्वॉल्व होता है। 9 बॉल मतलब 9 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन्वॉल्व होता है। तो सबसे ज़्यादा गैप होता है एससी में, उससे कम गैप होता है बीसीसी में, और सबसे कम गैप होता है एफसीसी में। ये एक प्रैक्टिकल डाटा है या प्रैक्टिकल बात है या एक इमेजिनेशन भी है, आप करके देख लीजिए। बॉल छोटा रहेगा तो गैप कम होगा, जनरली उसका क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी में होगा, और बॉल यदि बड़ा होगा तो गैप ज़्यादा होगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन एससी में होगा। आगे की जो बात है इसी से संबंधित है। देखिए नोट में लिखा हुआ है, देखिए नोट में लिखा हुआ है, इफ साइज ऑफ एटम्स आर टू स्मॉल देन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अकर्स इन एफसीसी। साइज यदि बहुत छोटा हो, इट मीन्स साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एससी होगा, बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, ये सब डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि एटॉमिक साइज कैसा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज कैसा है। यदि साइज बहुत ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का छोटा है तो उसका अरेंजमेंट जनरली किस में होता है, एफसीसी में। If size of atoms are large, then arrangement of constituent particles occurs in SC, and if size of atoms are in intermediate of SC and FCC, then BCC is formed. क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो मोटा मोटी आप इस बात को मतलब समझिए या इमेजिन कीजिए जैसे भी हो, कि साइज बड़ा तो SC, साइज यदि छोटा तो FCC, और इंटरमीडिएट साइज होगा तो जनरली होगा BCC में। अच्छा, ये बात तो हम आपको समझाए और आपने मान लिया, लेकिन आप बताइए कि किसी सॉलिड को देखकर, जैसे इस सॉलिड को देखकर आपको पता चलेगा कि इसमें एससी है कि बीसीसी है या एफसीसी है। क्रिस्टलोग्राफी एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में जो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आता है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है उतना। उसमें आप जाइएगा ना तो इसमें अल्फा रेट डाल के पता किया जाता है कि इसका अरेंजमेंट किस तरह का है, एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है। आगे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह आपको मिलेगा, और उसमें यदि आपको ये जरूरत पड़ेगी कि हम जाने कि इस सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन किस में है, एससी में है या बीसीसी में है या एफसीसी में है, तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल डाटा देगा कि भाई सुनो, ये एससी में है या बीसीसी में है या एफसीसी में है, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। आगे सब पर कैलकुलेशन भी होना है। तो मोटा मोटी समझ में आया कि क्या बोल रहे थे हम? लिखिए नोट। ये नोट पूरा कर लीजिए और हेडिंग डालिए, स्टडी अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। और इसके बाद कुछ मत लिखिएगा, कहे कि यहाँ पर बहुत लेंदी लिखा हुआ है, इतना आपको हम लिखाएंगे नहीं, शॉर्टकट में आपको हम समझा देंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा समझने में। चीज़ों को जहाँ कंसाइज किया जाना चाहिए वहाँ हम कर देंगे, ताकि बिना मतलब का आपका कॉपी नहीं भरे।
जिस तरह से रेडियस वाला बात थोड़ा उलझन वाला बात था, उसी तरह से ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा उलझन वाला है। हेडिंग है स्टडी अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। पहले आप इस हेडिंग का मतलब समझिए। मान लीजिए किसी क्रिस्टल, हम जब भी क्रिस्टल बोलें, सुनिएगा ध्यान से, क्रिस्टल जब भी बोले तो वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल या सॉलिड एक ही बात हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई सॉलिड एससी में क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है। एससी में क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है का मतलब यूनिट सेल ऐसा बन रहा है जो क्यूबिक है, और ऐसा क्यूबिक है जिसमें सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर बॉल है, बाद बाकी कहीं भी बॉल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्यूब को निकालते हैं और उस एक क्यूब के इंटरनल पार्ट में, आंतरिक भाग में कितना एटम कट छट के आता है, हम उसको गिनने का प्रयास करेंगे अभी। आप ये बताइए कि सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए, एक सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए कुल कितना एटम इन्वॉल्व होता है? बोलिए। 8। इन्वॉल्व कितना होता है? 8। 8 कॉर्नर पर होता है तो 8 एटम इन्वॉल्व होता है। अब आप ये बताइए कि क्या ये 8 एटम, सुनना ध्यान से, क्या ये 8 एटम क्यूब के अंदर होता है? बोलिए। सब भाग, सभी 8 एटम का पूरा भाग क्यूब के अंदर होता है या क्यूब के बाहर भी होता है? कितना बाहर होता है? सुनिए, अब यही कैलकुलेशन का विषय है एससी में, बीसीसी में और एफसीसी में। आपको यहां पर 2 चीज पढ़ना है। किसी एक यूनिट सेल को बनाने में एटम इन्वॉल्व कितना हुआ, और इन्वॉल्व होने वाले एटम का कितना हिस्सा एक क्यूब के अंदर आया। तो जो अंदर आया वो एक क्यूब का एटम माना जाएगा। इसीलिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है? स्टडी अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। क्लियर है ये? देखिए अब इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको तुम ऐसे समझोगे नहीं, ऐसे ऐसे समझो। मान लीजिए कि इस हॉल में जहां हम बैठे हुए हैं यह एक क्यूब है, ठीक है, और हम लोग इसमें अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टल का। मान लीजिए कि उस कोना एससी है, मान लीजिए ये एससी है, तो सभी 8 कॉर्नर पर बॉल होगा। 8 कॉर्नर आप देख पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि यदि आप एक क्रिस्टल में बैठे हुए हैं तो क्या यहां पर एक ही क्यूब होगा या यहां पर करोड़ों अरबों क्यूब होगा? बोलिए, जवाब दीजिए इसका। अरबों क्यूब होगा, ढेर सारा क्यूब होगा। तो अरबों क्यूब का मतलब है कि जिस क्यूब में आप बैठे हुए हैं, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी क्यूब, इसके नीचे भी क्यूब, बाएं भी क्यूब, दाएं भी क्यूब, आगे भी क्यूब, पीछे भी क्यूब, सिर्फ और सिर्फ क्यूब ही क्यूब होगा। चलिए, जो कह रहे हैं उसको सोचिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये सब बात। अभी बता दे रहे हैं। उस कॉर्नर को पकड़ लो, उस कॉर्नर को, सिंपल क्यूबिक में है आप, ध्यान रहे, वो वाला जो कॉर्नर है ऊपर वाला, तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा बॉल, बहुत बड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस कॉर्नर पर है, और जहां हम बैठे हुए हैं ये हर तरफ क्यूब ही क्यूब है। तो आप ये बताइए कि वो जो बॉल है, क्या वो पूरा का पूरा बॉल इस क्यूब का माना जाएगा? नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा क्यूब के बाहर है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही क्यूब के अंदर है। तो आपको ये बताना है कि उस पूरा बॉल, उस एक बॉल का कितना हिस्सा क्यूब के अंदर है। अब हमको ये बताइए, और इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये आप दिमाग लगाइए। 1/2 अंदर है, 1/4 अंदर है, 1/6 अंदर है, 1/8 अंदर है, 1/10 अंदर है, कितना हिस्सा अंदर है? 1/2 के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 1/4 के पक्ष में, 1/4 के पक्ष में मैक्सिमम लोग हैं। 1/8 के पक्ष में 2 आदमी है, 3 आदमी। 1/10 के पक्ष में, चलिए पक्ष विपक्ष की बात छोड़ते हैं, एक मोटा मोटे एनालिसिस था। 1/8 जो भी लोग बोले हैं वो सही है। अब समझिए कैसे। देखो इधर, ये जो क्यूब है हमारा, इस क्यूब के, सुना इधर जो कह रहे हैं, ये जो क्यूब है इसके ठीक बगल में क्यूब होगा, तो बगल वाला जो क्यूब होगा उसका भी कोना ये कॉमन कॉर्नर है। ये खाली क्यूब तुम गिनते जाओ। एक क्यूब, ये बॉल किस किस क्यूब में है ये तुमको हम बता रहे हैं। जितना क्यूब में होगा उतना भाग में बांट देंगे। एक क्यूब ये, एक ठीक इसके बगल वाला, एक ठीक इस क्यूब के पीछे वाला, एक क्यूब इस पीछे वाले क्यूब के बगल वाला, मतलब कॉर्नर क्यूब। कितना क्यूब तुमको मिला? 4।
अब जो 4 क्यूब मिला आपको, उसमें तो ये बॉल कॉमन बॉल है ही, ऊपर वाला कॉर्नर कॉमन है सबका। अब बताइए जो जो 4 क्यूब हम आपको बताए, उस क्यूब को आप दिमाग में रखे हुए कि कहां कहां वो क्यूब है। अब बताइए कि करोड़ों क्यूब है, तो इस चारों क्यूब के ऊपर भी क्यूब होगा, तो इस चारों क्यूब के ऊपर में जो क्यूब 4 गो होगा, उसका जो नीचे वाला कॉर्नर होगा, बॉटम कॉर्नर होगा, क्या वो इसका कॉमन कॉर्नर नहीं है? तो आप बताइए कि एक कॉर्नर, क्यूब का एक कॉर्नर कुल कितने क्यूब के कॉर्नर के साथ कॉमन होता है? 7। एक तो खुद है, अब बाकी के कितने के साथ कॉमन होगा? 7। इसका मतलब एक बॉल कितने क्यूब में समान रूप से फैला हुआ है? 8 भाग में। इसका यह मतलब है कि कोना पर रहने वाले एक बॉल का मात्र 1/8 पार्ट ही अंदर आ पाता है, बाद बाकी सब 7/8 जो है वो बाहर रहता है। इसका मतलब है कि बहुत कम हिस्सा अंदर आया और बहुत बड़ा हिस्सा बाहर है। चलिए, तो अब ये बताइए कि ये तो समझ में आया ना कि एक कॉर्नर का 1/8 ही अंदर आएगा। तो अब क्या एक क्यूब में एक ही कॉर्नर होता है? कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर होता है। सिंपल क्यूबिक में बॉल कहां कहां रहता है? सिर्फ कोना पर रहता है। अब बताइए एक क्यूब को कितना बॉल मिलेगा काट छाट के? 8 8 को मिलेगा रे, 1 मिलेगा। एक कॉर्नर से 1/8, तो 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8, यानी 8 कटेगा, 1 भाग। अब समझ में आया कि कैसे? तो सिंपल क्यूब में सुनिएगा ध्यान से, अभी जो आप हेडिंग डाले थे उसमें लिखा हुआ था स्टडी अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। किसी एक यूनिट सेल में टोटल एटम, ये जो टोटल एटम बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है इफेक्टिव एटम। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटम। और इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल जेड से या कैपिटल एन से। आगे इसका जरूरत पड़ेगा, वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम अभी ही बता दे रहे हैं। तो बताइए सिंपल क्यूबिक के लिए कैपिटल एन या कैपिटल जेड यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना? 1। और ये 1 कोई एक ही एटम नहीं है, 8 एटम को काट काट के जोड़ा गया, तब वो कितना निकला? एक एटम। समझ में आई बात? तो एससी का इफेक्टिव एटम होता है 1। अब बताइए बीसीसी का कितना होगा? तो इसके लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि बीसीसी में बॉल कहां कहां रहता है, कहां कहां रहता है? 8 कॉर्नर पर और एक बॉल बिल्कुल बीचों बीच में। अब आप ये बताइए कि जो बॉल बिल्कुल बीचों बीच में है क्यूब के, वो तो दूसरा क्यूब में गया ही नहीं, और जो दूसरा क्यूब में गया ही नहीं तो वो कटेगा छटेगा नहीं। 8 कॉर्नर जो था, एक कॉर्नर से 1/8, तो 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 यानी 1, यानी कॉर्नर से कट छट के आएगा 1 और सेंटर का पूरा बॉल इसके अंदर का रह जाएगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू 2। और भाग कितना एटम लेता है? एक बीसीसी को बनाने में भाग कितना लेता है? 9। पार्टिसिपेटिंग एटम 9 है, इफेक्टिव एटम होगा 2। इसी तरह से एफसीसी का जोड़िए, एफसीसी में होगा 4। कैसे? एफसीसी का मतलब बॉल कहां कहां रहेगा? सभी 8 कॉर्नर पर। ऐसे जोड़ो, 8 कॉर्नर से अलग अलग पोजीशन से छांट के निकालो। 8 कॉर्नर से कितना? 1 तो 8 कॉर्नर से एक बॉल आएगा, और बॉल कहां कहां रहेगा? सभी फेस के सेंटर में। अब बताइए फेस के सेंटर में जो बॉल रहेगा वो तो पूरा का पूरा तो अंदर आएगा नहीं, तो एक बॉल का कितना पार्ट अंदर आएगा? आधा। जैसे आप इस दीवार की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एफसीसी है, तो सब कोना पर बॉल है, सभी दीवार के बीचों बीच बॉल होगा, तो इस दीवार के जो बीचों बीच बॉल होगा वो बॉल आधा होगा इस क्यूब में और आधा होगा सामने वाला क्यूब में। तो एक फेस के सेंटर से मात्र आधा बॉल ही ना एक क्यूब को हिस्सा मिलता है। टोटल कितना फेस होता है? 6। तो 6 का हाफ कितना? 3। यानी टोटल 3 बॉल आएगा कट छट के फेस के सेंटर से, और एक बॉल आएगा कट छट के कॉर्नर के पोजीशन से। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना हो जाएगा? 4। अब इसी बात को यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा, तो माना कि ये वो फलना चिलना, उतना हमारे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटी समझ गए ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ एससी इज इक्वल टू 8 and total number of effective atom in any unit cell of SC is equal to 1. Total number of participating atom in one unit cell of BCC is 9 और ये number of effective atom 2. Total number of participating atom in FCC कितना होगा? 14 होगा। 8 को कॉर्नर और 6 को फेस के सेंटर, 14 होगा, और टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 होगा। क्लियर है ये? अब जो आदमी यहां
अच्छा, इसमें एक और बात आता है जो आपको पढ़ना नहीं है, उसको भी सुन लीजिए, आगे कभी पढ़ने के लिए मिलेगा तो हम याद आ जाएंगे उस वक्त। सुनो, एक होता है कॉर्नर, चार तरह का पोजीशन होता है। एक होता है कॉर्नर पोजीशन, एक होता है बॉडी सेंटर पोजीशन, कॉर्नर पोजीशन समझ रहे हैं, बॉडी सेंटर पोजीशन समझ रहे हैं। एक होता है फेस सेंटर पोजीशन, फेस सेंटर पोजीशन का मतलब फेस के बीचों बीच। और एक होता है एज सेंटर पोजीशन। क्या बोले हम? एज सेंटर। एज सेंटर का मतलब किसी साइड, किसी एज के बीचों बीच। तो आप ये बताइए कि जो कॉर्नर वाला बॉल है वो कितना भाग में कटा? 8 भाग में। तो कॉर्नर वाला बॉल जो है वो 1/8 ही देगा। एक बॉल 1/8 ही पार्टिसिपेट करेगा किसी एक को। बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा किसी एक को। फेस सेंटर वाला आधा पार्टिसिपेट करेगा किसी एक क्यूब को। और एज सेंटर वाला कितना पार्टिसिपेट करेगा ये आपको बताना है। सोचिए, एज सेंटर वाला कितना पार्टिसिपेट करेगा? पूरा, आधा, 1/3, 1/4, 1/5, कितना? ये होगा 1/4। अब समझो 1/4 कैसे होगा। देखो, तुम सोचते नहीं हो इसलिए तुम बोल नहीं पाते। तुम तो सबका दिमाग है ठीक ठाक है, मतलब पकड़ लेते हो चीजों को, खाली एक्सप्रेस नहीं करते हो, बोलते नहीं हो। जो नहीं बोलना चाहिए वो जोर जोर से बोलोगे, जो बोलना चाहिए उसमें तुमको दांती लगता है। इसी को तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना होता है हम लोग को, मार के, पीट के, गरिया के, जैसे भी हो। तुम यदि रह गया 1 साल तो सुधार तो देंगे तुमको हम। अब यहां पर देखो, यहां पर जो लुच्चा टाइप का लोग होता है ना, टिक ही नहीं पाता है। वो शुरू में 10 दिन 20 दिन आएगा, वो देख लेगा कि टीचर का रुतबा कुछ खराब टाइप का है इस मामले में, कि तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन प्रेम से मार बैठे ना तुमको तो 10 गायब हो जाएगा। गायब वही सब होगा जो लुच्चा टाइप है। बाद में कि जो पढ़ने वाला हो तो उसको लगेगा बहुत बढ़िया किए हो। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है ना, कि पढ़ाने में माथा बहुत लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कसाई टाइप के इंसान हैं, इंसान और बहुत बेहतरीन है हम, ऐसा हमको लगता है। बेजोर आदमी है, लेकिन बेजोर है तब जब तुम बेजोर हो। तुम बेजोर बन के देखो, बहुत बेजोर बन के दिखाएंगे। तुम लुच्चेगिरी करो न, तो हमको भी लुच्चा बनना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। संपर्क की बात है भाई, संगत का असर है। सुनो, ये जो आपको बोले थे उसको सोचिए। एज का कोई एक एज लो, उसका सेंटर पकड़ो। तो जैसे मान लीजिए कि उस कोना से उस कोना पर आप चले जाइए, तो बीच में एज वही आएगा। मान लीजिए वहां पर बॉल घुसा हुआ है, तो ये जो एज है, कोई भी एक एज कितने क्यूब का कॉमन एज होता है? 4। जैसे देखो, हम किसकी बात करें, सोच देखो, उस कोना से उस कोना का जो मिला रहा है उसी एज की ना बात कर रहे हैं। वो कितने का कॉमन एज है? इस क्यूब का, इसके बगल में जो क्यूब है उसका, इसके ऊपर में जो क्यूब है उसका नीचे वाला साइड, और उस तरफ जो हॉल होगा उसके ऊपर में जो हॉल होगा उसका नीचे। तो बताइए, ये एक कॉर्नर टोटल 8 के साथ कॉमन होता है, एक साइड टोटल 4 क्यूब के साथ कॉमन होता है, एक फेस टोटल 2 क्यूब के साथ कॉमन होता है, और बॉडी सेंटर किसी के साथ कॉमन नहीं होता है। इसी बात से टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पता चल जाएगा। अब जितना बात समझा रहे थे, चूंकि एज सेंटर वाला आपका सिलेबस नहीं है तो उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप भी बोर होइएगा। तो आइए इसका एक क्लिप देखिए, इस पर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि अभी अभी जो बोल रहे थे वो एक्चुअल में क्या था। यही वीडियो आप कल देखे थे, काट छाट नहीं कर रहा था। पहले देखिए आप, यहां पर कितना क्यूब आपको दिख रहा है? 4 को दिख रहा है? दिखता भी कम मेरे। 8 को क्यूब है, 2 को पीछे, 2 को उधर, 2 को आगे, 2 को पीछे, उसी के ठीक चारों ऊपर। कॉर्नर वाला देखो बॉल कितना भाग में कट रहा है। इसको काट के देखो, सब क्यूब को काट के निकालेगा तो देखो उस सब का एक को कॉर्नर निकलेगा। 2 2 4, और फिर वहां से 4 4 8। अब बताइए, एक बॉल कितना भाग में बटा? 8 भाग में। यही ना हम 1/8 पार्ट की बात कर रहे थे।
तो आइए अब जो मेन काम है उसको देखते हैं। ये एससी है, एससी में अब इसको काट छांट के, अभी ये क्यूब जैसा तुमको नहीं दिख रहा है, सेंटर टू सेंटर मिलाएगा तब ना क्यूब दिखेगा, तो सेंटर टू सेंटर काट के हटा देगा। अब देखो क्यूब दिखाइए, अब देखो बाकी सब एटम को जोड़ेगा। देखिए एटम को जोड़ने पर कैसा क्या को बॉल आता है। काट छांट के क्या को मिला, एक मिला, इसीलिए एससी में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1 है। अब इसी में यदि आप बीसीसी में जाएंगे तो ये बीसीसी है, बड़ा होने पर ये ऐसा दिखेगा। इस अभी भी ये क्यूब जैसा नहीं, मतलब स्पष्ट क्यूब नहीं पता चल रहा है। सेंटर से सेंटर को मिलाएगा तो काट के हटाना पड़ेगा, इसको भी काटेगा। अब बताइए, अब स्पष्ट क्यूब दिख रहा है। बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक बॉल पूरा का पूरा सॉलिड इसी को दे दिया। ये कट छट के टोटल एगो होगा। टोटल इफेक्टिव एटम कितना हो गया, 2। इसी तरह से अब एफसीसी का देख लीजिए। ये एफसीसी है, छोटा करके ऐसे दिखाते थे, लेकिन वास्तव में ये ऐसा होता है जब ये बड़ा होगा। अब बताओ कि ऐसे कोई किसी के सामने में बॉल यदि अरेंज कर दिया जाए 3 डायमेंशनली, भी पता चलेगा कि कैसे कैसे है ये। अब इसी को काट छांट के अलग करेगा तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ सही में ये एफसीसी है। अब देखिए एफसीसी दिख रहा है, इसमें काट छांट करके देखिए कितना आता है। एक बॉल आया कॉर्नर वाला, अब बाद में की जो दिख रहा है, कॉपीराइट मरवाएगा जितना टाइम लेता है। तो 3 हो गया यहां से, 1 हो गया वहां से, कितना हो गया 4। तो इसको खाली लिख के छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गया सब, लिखिए तो। अब एक बार ना ये सुनो इधर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हम क्यों तुमको बोले छोड़ने के लिए। लिखा हुआ लेट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कॉर्नर, एनसी मान लिए, एन का मतलब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और सी का मतलब कॉर्नर। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सेंटर ऑफ फेस, एनएफ, एफ का मतलब फेस, एन का मतलब नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर, एनबी। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एज सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, एनई। एज सेंटर का आपको जरूरत है नहीं। आगे देखिए, इसको लिखना नहीं था, जो लिखना है वो हम लिखा देते हैं तुरंत। देखिए लिखा हुआ है एन, एन ही क्या है, एन या जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, मतलब कट छट के कितना आया। एन ई को कितने भाग में बांटा, 8 भाग में। क्यों, एन ई नहीं होगा, यहां पर एन सी होगा। एन ई 2 बार लिख दिया है, एन सी होना चाहिए। ये सब लिखना नहीं है आपको, बस समझ लीजिए। एन सी को 8 भागों में बांटा इसलिए क्योंकि कॉर्नर 8 भाग में बराबर रूप से बटा रहता है। एन एफ को 2 भागों में बांटा क्योंकि 2 बराबर भागों में बॉल बटेगा फेस पर। एन ई को एज सेंटर को 4 भागों में बांटा तो 4 से भाग दे दिया। एन बी बॉडी सेंटर बटेगा ही नहीं तो 1 से डिवाइड कर दिया। अब जेड और एन के बारे में लिखा टोटल नंबर ऑफ एटम्स और इफेक्टिव एटम कहा गया, वो सब हम आगे लिखा देंगे, हम खुद लिखाएंगे। इसको देखिए, इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में एन ई 8 को कॉर्नर रहता है, बाद बाकी सब क्या होता है 0। तो इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो 8/8 प्लस 0/2 0/4 0, एन का मान कितना हो जाएगा 1। तो भाई इतना करने की क्या जरूरत है, क्या इसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, लिखोगे क्या, मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। तो लिखिए फॉर एस सी, इफेक्टिव एटम्स, इसको इंडिकेट हम लोग करेंगे जेड से या फिर एन से। ये कितना होगा इफेक्टिव एटम 1। फॉर बीसीसी इफेक्टिव एटम्स
2 and for FCC effective atoms that is Z is equal to 4। आपके लिए बस ये नंबर इंपॉर्टेंट है, कैसे आया यदि आप ये समझ लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी समझे तो आप सिर्फ नंबर याद रखिए। रेडियस कैसे आया नहीं समझे कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। आपसे कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि तुम बताओ भाई कि एफसीसी में इफेक्टिव एटम 4 कैसे होता है। ये कोई जानकार आदमी तुमसे पूछेगा कि बताओ 4 कैसे होता है, तो तुम बोलचाल की भाषा में उसको समझा दोगे। ये सब लिखना उखना नहीं होता है, जो लिखना होता है आप लिख दिए। समझ में आ गया रे? आइए कल।